आप चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 169 पे दिया है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 मीटर। 30 तो उसमें टर्न्स हैं, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, करंट कैरी करता है 6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, it is suspended in a uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. The magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं सवाल में। तो हमारे पास एक कॉइल है, लेट्स से कॉइल ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से कॉइल रखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसे इस तरीके से टर्न्स हैं, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर से, या कहें एरिया वेक्टर से, फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। तो ये कॉइल का नॉर्मल है और यहां से 60 डिग्री एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंगल बनाती हैं 60 डिग्री, ये एंगल है 60। इसमें करंट यदि फ्लो होगा तो मैं कह सकता हूं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है नॉर्मल की डायरेक्शन में होने वाला है। और हम जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो लगता है टॉर्क, वो टॉर्क किसके बराबर होता है, m क्रॉस b के, m क्रॉस b वेक्टर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि m क्रॉस b आ रहा है इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये जो लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से ऐसे रोटेट होना स्टार्ट होगा, ऐसे रोटेट होने लगेगा, टॉर्क इसके ऊपर लगने लगेगा इस तरीके से। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम उतना ही काउंटर टॉर्क लगा दें जिससे ये स्लिप होने से या मूव करने से रुक जाए। तो मैं कह सकता हूं जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतना ही टॉर्क यदि मैं बाहर से लगा देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमें जो टॉर्क एक्सटर्नल लगाना है उसका मैग्नीट्यूड टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। एम को क्या लिख सकता हूं, एन आई इंटू ए, और यह आ जाएगा आपके पास बी, और यह आ जाएगा साइन थीटा। एक मस्त चीज आपको दिखाता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एन आई ए बी ए, निबा साइन थीटा। फॉर्मूला जो है, जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, वो है निबा साइन थीटा। तो यहां एन की वैल्यू कितनी है, एन इज 30, करंट कितना है 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, एरिया है हमारे पास पाई 8 स्क्वायर, पाई इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, और साइन थीटा इज साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, सो इट्स √3/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। समझ गए, आसान सवाल था। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो
और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है नंबर 9, पेज नंबर 169 पे दिया हुआ है। सवाल कहता है कि इन अ चैम्बर a uniform magnetic field of 1.2 टेस्ला is maintained. 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया जाता है। An electron is shot into the field with a speed of this much, normal to the field. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इट स्टार्ट्स सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर शॉर्ट किया जाता है तो उसका पाथ होता है कैसा? सर्कुलर पाथ होता है। और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है r इज इक्वल टू कितनी होती है बेटा? mv/qb के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 यहां तो दिया हुआ है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाले से कि इलेक्ट्रॉन का मास आपको देगा, प्रोटॉन का मास आपको देगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज देगा, आपको नहीं देगा, ठीक है। आप याद आपको होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो ये बेसिक बातें जो हैं आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे मास लिख दिया, वेलोसिटी है हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 1.2 टेस्ला, 1.2 टेस्ला। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो 10⁻19 और 6 कितना हो गया? 25 यहाँ बचा -6। 1.6 से गया 2 टाइम्स और 2 से गया 0.6 टाइम्स और यहाँ 0.6 से इसको हटा सकते हैं तो यहाँ 91 बच गया, ऑलमोस्ट 90, और ये नीचे है 6 से गया 15 बार। सो 15 इंटू 10⁻6 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। सो 15 माइक्रोमीटर के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो हमें आंसर फटाक से मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 173 से लिया हुआ है। Two moving coil galvanometers M1 and M2 have the following particulars, यानी कि जानकारी दी हुई है N1 इतना, B1 इतना, A1 इतना और G1 इतना, यानी कि रेजिस्टेंस ये जो है G1 दिया है और दूसरे के लिए डेटा ये दिया है। The spring constants are identical, स्प्रिंग कांस्टेंट जो K आता है वो बराबर है दोनों में। To both galvanometers the ratio of their current sensitivity is equal to, तो दोनों की करंट सेंसिटिविटी आपको बतानी है। तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, कि पर्टिकुलर करंट I से डिफ्लेक्शन यदि 5 हुआ है तो उनका रेशियो जो है करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। और इन वैल्यूज की टर्म्स में उसका फॉर्मूला होता है बांके,
ठीक है, याद रखिए ये होता है बांके। बांके तो बांके होता है करंट सेंसिटिविटी। हमें दोनों गैल्वेनोमीटर के बारे में ये कहा है कि ये के की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई पहले गैल्वेनोमीटर का, फाई अपॉन आई दूसरे गैल्वेनोमीटर का, वो किसके बराबर होने वाला है, B1 A1 N1 और ये आ जाएगा आपके पास B2 A2 N2। यहां पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का काम होता है यदि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल रहे होते, बिकॉज वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो होता है बांके और उसके साथ आर रेजिस्टेंस, तो वहां पे काम पड़ रहा होता, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वैल्यूज यहाँ पे रखते जाइए। B1 कितना है 0.25 यानी कि 1/4। एरिया A1 कितना है 7.2 10 to the power -3। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें 30 के बराबर है, डिवाइडेड बाय B2 हमारे पास है 0.5 यानी 1/2 लिख सकते हैं, और A2 कितना है हमारे पास, A2 इज 1.8 10 to the power -3। और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो हमारे पास है 60 के बराबर, 60 के बराबर। तो देखिए 10 to the power -3 से 10 to the power -3 गया, 1.8 से गया 4 बार, 4 से गया इज 1 टाइम्स, 30 से गया है 2 बार और 2 से गया ये 1 बार, तो आपको यहाँ से मिल जाता है 1/1। यानी कि दोनों की जो करंट सेंसिटिविटियां हैं, करंट सेंसिटिविटियां वो आपस में बराबर हैं, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। आगे सवाल नंबर 11 पेज नंबर 170। टोरॉइड आई गए, रिंग हैज इनर रेडियस दिस मच एंड आउटर रेडियस दिस मच। तो इनर और आउटर रेडियस की सहायता से मैं निकाल सकता हूं उसका मीन रेडियस। तो मीन रेडियस इसका कितना हो जाएगा 21 + 23 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 22 के अप्रोक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर उसका मीन रेडियस आ जाएगा। तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 4400 के बराबर है। तो आपको एक अच्छी सी वाइब आ रही है, देखिए हमें मीन रेडियस मिला 22 और ये आ रहा है 22 का मल्टीपल, तो इसका मतलब कि सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ऐसा होता है। और बोर्ड में तो इतना नहीं, लेकिन जेईई एडवांस में ऐसा बहुत होता है कि एक अच्छा सा एक आपको बढ़िया सी वाइब आती है सवाल को सॉल्व करते टाइम कि अच्छा है तो मल्टीपल बन रहे हैं आपस में और बढ़िया मजा आ जाता है। If the current in the wire is 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड विल बी इक्वल टू, तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं B इज इक्वल्स टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2πr या 2πr। सो μ0 होता है 4π इंटू 10 to the power -7। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो हमारे पास है 4400 और करंट की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2π इंटू r विच इज 22 सेंटीमीटर 100। तो यहाँ पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया और यहाँ से 22 से चला गया 200 बार, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो जो हैं ये बन गई 10 to the power -2। सो 2 और 2 4, 4 इंटू 10 to the power -2 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है इसके मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 170। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स X and Y, रेडियस इतना इतना, lie in the same vertical plane. Coil X has 40 turns, यानी कि रेडियस 20 है तो टर्न है 40 और रेडियस है 25 तो टर्न्स है 100। If coil X and Y carries a current of 18 ampere each, but in opposite sense, the net magnetic field due to the coils at the center is equal to। तो इनके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक कॉइल हमारे पास है X का रेडियस है छोटा, तो ये कॉइल है हमारे पास X, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल X के। और दूसरा हमारे पास कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की यदि बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है ज्यादा 100। ये रहा आपके पास कॉइल Y, ये कॉइल है X, ये कॉइल है Y। इनके जो कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है यदि करंट इनमें ऑपोजिट सेंस में फ्लो होता है। इसमें करंट जा रहा है ऐसे I = 18 एम्पियर और उस दूसरे वाले वायर में, इस वाले लूप में जो करंट जा रहा है वो 18 एम्पियर जा रहा है इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है, कॉमन सेंटर पर कितना होगा।
तो यदि मैं अंदर वाले लूप की बात करूं, x की बात करूं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स की वजह से होगा ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड वाई लूप की वजह से होगा नीचे, वाई लूप की वजह से होने वाला है नीचे। हमें पता नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे, तो मैं यहां पे लिखूंगा बी एक्स जे कैप प्लस बी वाई माइनस जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये कितना है बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, म्यू नॉट एन एक्स आई एक्स बाय टू आर एक्स, आई तो सेम है खैर दोनों में, माइनस में म्यू नॉट एन वाई आई डिवाइडेड बाय टू आर वाई, और ये सब किसमें है, जे कैप में है। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट आई बाई टू को, तो आपको मिल जाएगा एन एक्स अपॉन आर एक्स, और यहां मिल जाएगा माइनस में एन वाई अपॉन आर वाई, ठीक, समझ गए। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करंट हमारे पास है 18 एम्पियर, एन एक्स नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 40 अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस नंबर ऑफ टर्न्स है 100 डिवाइड बाय रेडियस कितना है 25, रेडियस इज 25 और यहाँ पे 100 और लगा दिया। सॉल्व कर लीजिए इसे, 20 से ये गया 2 बार और 25 से गया 4 बार, तो ये 200 है और ये 400 है माइनस में, तो इसका मतलब माइनस 200 आपको यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब माइनस जे कैप में हमें आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 2 पाई और यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर माइनस 7। सॉल्व करिए इसको, 1 2 और ये 10 टू द पावर माइनस 5 बन गया, 2 18 36 72 पाई 72 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, पाई को लिख सकता हूँ 22/7, लिख दो चाहे ऐसे लिख दो 22/7, और इसको लगभग 70 मान लो, 7 से गया 10 बार, ये गया 10 टू द पावर माइनस 4, सो 2.2 की समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हमारा आंसर मिलने वाला है, माइनस जे कैप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन की बात करेंगे नहीं, बिकॉज ओरिएंटेशन हमें बताया नहीं था कि कैसे है आई कैप में, जे कैप में, के कैप में। सो 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे मैच हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 13, पेज नंबर 172 पे। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 ओम, इट्स रेंज बिकम्स, उसका रेंज कितना गुना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो भाई ये देखिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के साथ दिक्कत क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट जो काफी छोटा होता है उससे फुल डिफ्लेक्शन ये दे देता है। तो मैं मान लेता हूं कि फुल डिफ्लेक्शन करंट IG के बराबर है। हम इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो करंट का इनफ्लक्स है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं 1.2 ओम के बराबर। यहां पे है हमारे पास RG विच इज 60 और ये हमारे पास आ गया शंट। तो अब क्या होगा कि जब फुल डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर के आएगा तो वो काफी ज्यादा करंट पे आ रहा होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर तो अभी भी IG जाएगा लेकिन कुछ करंट ये भी यहां से लोड उठा लेगा। तो मैं यहां पे मान लेता हूं करंट I1 के बराबर जाता है और टोटल करंट I के बराबर जाता है, एंड I मस्ट बी ग्रेटर देन IG, यानी कि अब ये जो पूरा सिस्टम है ये ज्यादा करंट ले पा रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पास तो अभी भी IG जाएगा और यहाँ पे बचा कुचा करंट विच इज I माइनस IG चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो वायर हैं इनमें ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सो IG इंटू 60 कितना होना चाहिए, 1.2 इंटू I1। तो 1.2 से ये गया आपके पास 50 बार, तो I1 की वैल्यू आ जाती है 50 टाइम्स IG। तो हमें बेटा यहां से करंट I मिल जाता है विच इज IG प्लस I1 विच इज 51 टाइम्स IG। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51 गुना जो करंट है ज्यादा अब वो ले पा रहा है पूरा सिस्टम, जिससे वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा सके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 51 टाइम्स जो है हम ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 165 पे दिया है, टू कन्वर्ट a galvanometer into a voltmeter of large range we connect a resistance with galvanometer, the resistance। galvanometer की
के साथ हम सीरीज में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उससे वोल्ट मीटर बन जाता है। तो यहाँ देखिए सीरीज में लगाना है तो पैरेलल वाले जो ऑप्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑफ हायर वैल्यू यानी कि डी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। आगे सवाल नंबर 15 की बात करें, पेज नंबर 162 पे दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट associated with an electron moving at speed v in circular orbit of radius r is equal to EVR by 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, EVR by 2 ये होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ करंट, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पेज नंबर 156 पे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज दिस मच। फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिया हुआ है फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है। A long straight conductor is carrying a current of 3 ampere. What is the force per unit length experienced by it when it is placed on horizontal table and current in the wire from west to east? तो करंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं पहले एक टेबल बना देता हूँ इस तरीके से। ये एक टेबल है और इस टेबल पर एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट जाता है वेस्ट से ईस्ट। तो वेस्ट हुआ ये, ईस्ट हुआ ये, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है और करंट इसमें जा रहा है ऐसे। तो हम जानते हैं कि करंट यदि ऐसे है तो एल वेक्टर हुआ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे हुआ। तो आई एल क्रॉस बी से यदि देखें तो एल क्रॉस बी से इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है वही हमारा आंसर होगा। तो ये डाउनवर्ड वाला ऑप्शन गलत है, डाउन हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन सही नहीं है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड में हमारा आंसर होना चाहिए। दो ऑप्शंस हैं। अब हमें मैग्नीट्यूड मैच कराने हैं तो फोर्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन 90 लिखा जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। करंट है हमारे पास कितना, करंट इज 3 एम्पियर, लेंथ कितना है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज 3.2 10 to the power 5 माइनस में आई एल बी साइन 91, तो कितना आ जाएगा 3 6 9 9.6 इंटू 10 to the power -5। आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 9.6 इंटू 10 to the power -5, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ, पेज नंबर 173 पे। 2 long straight parallel wires A and B carrying current of 20 ampere and 10 ampere in same direction are separated by a distance of 5 centimeter. The force of 15 centimeter section of wire B। तो 15 सेंटीमीटर लेंथ पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव वाले सारे ऑप्शंस को हम हटा देंगे, रिपल्सिव एक हटा दिया, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, और यहाँ पे आ जाता है L। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए सारी बेटा, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। करंट है हमारे पास 20 एंड 10, लेंथ है 15 सेंटीमीटर 15 by 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। D is the distance between them which is 5 centimeter, तो 5 by 100। 100 से 100 गया, 5 से गया 3 बार, पाई से पाई गया, 2 से गया 2 बार, और 3 30 600 1200। सो 1200 इंटू 10 to the power -7, ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 2 3 1.2 इंटू 10 to the power -4 न्यूटन आंसर निकाल सकते हैं। सो 1.2 इंटू 10 to the power -4 अट्रैक्टिव, फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 जो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो छोड़ देते हैं इसे। एनसीईआरटी पेज नंबर 140 से हाजिर है क्वेश्चन नंबर 19। एक चार्ज है इतना, मूविंग विद स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड क्रॉसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस मच। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एंड v इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। आगे दिया है इफ द चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस बोथ फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड, यानी चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए यानी बिना फोर्स लगे पास कर जाता है, तो बताना है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है, जब QVB sin 90 क्रॉस फील्ड्स में QE के बराबर होता है।
तो या साइन 91 Q से Q चला गया तो V की वैल्यू मिल जाती है E बाय B के बराबर। तो E बाय B का जो रेशियो है उतनी स्पीड होनी चाहिए पार्टिकल की जिससे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। तो E बाय B कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.2। सो 1.2 से गया 12 5 60 50 बार 5 बार। सो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आपको आंसर मिल जाता है मीटर पर सेकंड में। 5 10 टू द पावर 4 फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 138 से लिया है। प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड दिस मच, एंटर्स अ यूनिफॉर्म फील्ड इतना, एट द एंट्री वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पिच ऑफ हेलिकल पाथ डिस्क्राइब्स इज नियरली। तो हमें बेटा पिच निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी एंगल बनाती है 30 डिग्री। तो इसका पाथ हम जानते हैं, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट होगा v पैरेलल। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है। तो ये बेटा जो ये जो डिस्टेंस है हमें निकालनी है, जो होती है हमारे पास 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB इनटू v पैरेलल। ठीक है, ये हमें पिच का फॉर्मूला याद है 2 पाई m बाय QB विच इज द टाइम पीरियड, और ये है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो हमें आंसर यहां से मिल जाएगा 2 पाई। प्रोटॉन है तो मास आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाय Q, चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है 1.5, और यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v cos 30। v cos 30 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू cos 30 इज √3/2। इस रिलेशन को, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा पिच का कितना होगा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे वो फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूले की नॉलेज होना जरूरी है कि फॉर्मूला कैसे काम करता है, फॉर्मूला किन किन कंडीशंस में काम करता है और कैसे इसको डिराइव किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन यदि आपके दिमाग में है तो आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।